नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, आम्र वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर बात हो रही है मैंगो शावर की, जिसे हम हिंदी में आम्र वर्षा कहते हैं। और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ 2 कथन दिया हुआ है और हमें बताना है कि इन 2 कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर कथन 1 है कि यह वर्षा आमतौर पर वसंत ऋतु के अंत में होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मैंगो शावर की, तो आप सभी को पता होगा कि मैंगो शावर मानसून के आने के पहले होती है। यानी कि ये बारिश आम तौर पर गर्मी के मौसम के अंत में देखी जाती है। और इसीलिए जो हमारा कथन 1 है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये वर्षा आम तौर पर वसंत ऋतु के अंत में होती है, ये कथन गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, यह कर्नाटक और केरल राज्यों में सामान्य है। तो अगर हम बात करें कि मैंगो शावर हमारे देश के किन किन राज्यों में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर पता चलता है कि ये वर्षा केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में होती है। और इस कारण से यहाँ पर जो कथन 2 है वो सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि ये कर्नाटक और केरल राज्यों में सामान्य है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। तो अगर हम इसके विकल्प को देखें, तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन सही है और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। आइए देख लेते हैं दोनों कथनों को। पहला कथन है कि मानसून की अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से काफी प्रबल होती है। तो यहाँ पर मानसून की 2 शाखाएं जिसके कारण हमारे देश में वर्षा होती है, उसका जिक्र हो रहा है। हमारे देश में जो मानसून आता है उसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। और इस मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, जिसमें पहली शाखा है आपकी अरब सागर शाखा और दूसरा शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी शाखा। यहाँ पर ये अरब सागर शाखा सबसे पहले भारत के केरल के पश्चिमी घाट से टकराता है और उसके बाद ये शाखा उत्तर की ओर बढ़ जाता है। अगर हम बंगाल की खाड़ी शाखा की बात करें, तो इस शाखा के कारण उत्तर पूर्वी भारत, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा होती है। यानी कि ये दोनों शाखाएं जो हैं हमारे देश में मानसून की वर्षा कराती हैं। लेकिन अगर तुलना करें इन दोनों शाखाओं के बारे में, तो जो अरब सागर की ओर से मानसून की शाखा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से काफी मजबूत होता है। इसके कारण लगभग हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में वर्षा कराई जाती है। तो यहाँ पर जो अरब सागर की ओर से मानसून की शाखा है, जिसे हम अरब सागर शाखा कहते हैं, वो बंगाल की खाड़ी शाखा से काफी मजबूत होता है, काफी ज्यादा वर्षा कराता है। तो यहाँ पर जो कथन 1 है वो सही है। आइए देख लेते हैं कथन 2 को। और कथन 2 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी वर्षा होती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल के पश्चिमी घाट से टकराता है और वहां पर जो है ये भारी वर्षा कराते हुए उत्तर की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यह कहना कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी वर्षा होती है, ये बात गलत है। हाँ, दक्षिण भारत के कुछ राज्य जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ पर जो है इसके कारण भारी बारिश देखने को जरूर मिलता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है और पहला कथन सही है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक, जिसे हम इंग्लिश में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लेकर के 2 कथन दिए हुए हैं और हमें यह बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके दोनों कथनों को देख लेते हैं। पहला कथन है, यह सालाना जारी किया जाने वाला एक सूचकांक है जो डेटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्यों में शासन के प्रदर्शन की जांच करता है और उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर
रैंक प्रदान करता है। आज के पेपर में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है और यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 को रिलीज किया गया है, जारी किया गया है। और यहाँ पर हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको रैंकिंग दी गई है और यहाँ पर जो उन राज्यों में स्कूल का जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर जो है ये रैंकिंग दी गई है, जिसमें पंजाब सबसे टॉप पर आया है। और अगर हम बॉटम 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लद्दाख जो है वो सबसे बॉटम में है, सबसे अंतिम में है। और अगर राज्यों की बात करें तो सबसे खराब स्थान जो है मेघालय को दिया गया है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ जाती है कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है और यहाँ पर जो है राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों का क्या कंडीशन है उसको लेकर के रैंकिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये जो बात कहा जा रहा है इस कथन में कि उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर रैंक प्रदान किया जाता है, इसके कारण ये कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं कथन 2 को। और कथन 2 है, इसे बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर यानी कि पीएसी द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम बात करें पीएसी की यानी कि पब्लिक अफेयर सेंटर की, तो सालाना इसके द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, जिसे हम पीएआई के नाम से जानते हैं, निकाला जाता है, उसे रिलीज किया जाता है। और यह सूचकांक जो है भारत के राज्यों में शासन की गुणवत्ता को मापता है। यानी कि जो पीएसी के द्वारा जो सालाना रिपोर्ट निकाला जाता है उसे हम पब्लिक अफेयर इंडेक्स के नाम से जानते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के नाम से नहीं जानते। यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है, जबकि पब्लिक अफेयर इंडेक्स पीएसी यानी कि पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा हर साल निकाला जाता है, जिसमें शासन की गुणवत्ता को लेकर के बातें होती हैं और वहां पर जो हमारे स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनको रैंकिंग मिलता है कि वहां पर जो है शासन की गुणवत्ता कैसी है। तो यहाँ पर जो दो कथन है वो दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि पीएसी जो है वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स नहीं बल्कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स निकालता है, जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर रैंक प्रदान किया जाता है हमारे देश के स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। तो यहाँ पर दोनों का दोनों कथन गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत निम्नलिखित में से किस सम्मेलन और संधियों का हस्ताक्षर करता है। और यहाँ पर 5 संधि दिए गए हैं और हमें बताना है कि भारत इनमें से किन संधियों में उसने साइन किया है, उसने हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जैविक हथियार सम्मेलन की, तो भारत के द्वारा इस समझौते को 2015 में ही साइन कर लिया गया था। ये समझौता 1972 में हुआ था, जिसे 1975 में लागू किया गया। और याद रखेंगे कि भारत के द्वारा 2015 में इस संधि की पुष्टि की गई थी, यानी कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर हम वासेनार व्यवस्था की बात करें तो इस संधि पर भी भारत ने 7 दिसंबर 2017 को हस्ताक्षर किए थे, यानी कि भारत जो है इस व्यवस्था का 42वें मेंबर के रूप में इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर हम रासायनिक हथियार सम्मेलन की बात करें, रासायनिक हथियार सम्मेलन में जो समझौता हुआ था, जिसे 13 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, उसी समय भारत ने जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो याद रखिएगा कि रासायनिक हथियार सम्मेलन में भारत ने 1993 में ही हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत जो है रासायनिक हथियार सम्मेलन में जो समझौता हुआ था उसमें भी उसने हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया समूह की, जिसे 1985 में स्थापित किया गया था, 1984 में इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के उपयोग के बाद, तो भारत इस ऑस्ट्रेलिया समूह का भी मेंबर है। उसने भी यहाँ पर जो समझौते हुए हैं उसको साइन किया है। लेकिन अगर हम बात करें क्लस्टर युद्ध सामग्री सम्मेलन की, तो यहाँ पर जो क्लस्टर बम को लेकर के जो समझौता हुआ कि दुनिया के देश क्लस्टर बम का उपयोग नहीं करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी दुनिया ने ये जो क्लस्टर बम है उसके द्वारा जो हानि पहुंचाई गई है उसको देखा था और उसी को लेकर के यहाँ पर एक समझौता हुआ जो कि 2008 में डबलिन में हुआ था। और यहाँ पर जो समझौता हुआ उसे हस्ताक्षर के लिए
नॉर्वे में रखा गया और यहाँ पर जो है 2010 में इसे लागू किया गया था। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है चीन और पाकिस्तान, दो ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जहां पर दोनों की सीमा में जो है अशांति हमें देखने को मिलती है। और इसी के कारण भारत ने जो है इस क्लस्टर युद्ध सामग्री पर जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए हैं। तो यहाँ पर भारत ने सिर्फ क्लस्टर युद्ध सामग्री सम्मेलन और यहाँ पर जो समझौता हुआ है उस पर साइन नहीं किया है। बाकी ये जो 4 समझौते हैं उन सभी पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, भारत इन सभी का मेंबर है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये चारों के 4 ऐसी संधियां हैं जिसमें भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि इन कथनों पर कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है कि भारत संघ के कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो कार्यपालिका की शक्ति है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। इनडायरेक्ट रूप में सारे काम प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद ही करता है, लेकिन हमारे देश में जो भी काम होते हैं उन पर जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। तो अगर हम भारत संघ की बात करें तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये बात गलत है। आइए देख लेते हैं कथन 2 को। और कथन 2 है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये बात भी यहाँ पर गलत है। अगर हम सिविल सेवा बोर्ड की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा सिविल सेवा बोर्ड के जो है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का नियुक्ति किया जाएगा। तो यहाँ पर यह कहना कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये बात भी गलत है। तो यहाँ पर इसके आधार पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत हैं। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं वन धन योजना के ऊपर। इसको लेकर के पिछले दिनों एक न्यूज़ भी आया था जिस पर हमने चर्चा भी किया था और न्यूज़ था कि वन धन योजना अब लद्दाख में भी लागू की जाएगी। अगर हम वन धन योजना की बात करें तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसे हम ट्राइफेड के नाम से जानते हैं, ने आदिवासी उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से आदिवासी आय में सुधार करने के उद्देश्य से 2018 में वन धन योजना की शुरुआत की थी। यानी कि इस योजना का जो मेन मकसद था वो था आदिवासियों की जो आय है उसमें सुधार करना और इसके लिए उनके द्वारा जो उत्पाद होते हैं उनको एक बाजार मुहैया कराने की कोशिश की गई जहां पर वे अपना सामान बेच सकें और जिसके कारण उनकी आय में सुधार हो सके। तो याद रखेंगे कि 2018 में जो है इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत वन धन विकास केंद्रों का गठन का बात किया गया था जहां पर कौशल सिखाया जाएगा, क्षमता निर्माण के बारे में जानकारियां दी जाएंगी और यहां पर मूल्य संवर्धन सुविधाओं की स्थापना का भी प्रावधान था। ट्राइफेड ने मार्च 2020 में वन धन योजना के 200 दिन पूरे होने पर एक रिपोर्ट जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने यहाँ पर आपको ये दे रखी हैं। यहाँ पर कहा गया कि वन धन उत्पादों की बिक्री जो 2019 में 300 करोड़ की थी, यहाँ पर ये इनका लक्ष्य है कि वो 2023 तक 1000 करोड़ का हो जाए। यहाँ पर यह भी कहा गया कि इस योजना के तहत 1205 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए और प्रत्येक वन धन केंद्र के तहत 15 स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी की यहाँ पर बात हो रही है को बनाया गया। यहाँ पर जो लाभार्थी हैं यानी कि जिनको इससे फायदा हुआ है उनकी संख्या 3.7 लाख बताई गई। यहाँ पर यह भी बताया गया कि इस योजना के तहत 18,075 स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया है जिसके कारण जो आदिवासी हैं उनके आय में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये जिसका नाम है वन धन योजना, जिसे आदिवासियों की आय में सुधार करने के उद्देश्य से 2018 में शुरू किया गया था। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। आज के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
तो ज़रूर इन्हें रिवाइज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।